A very good morning to the students of class 11th. बच्चे हम यूनिट नंबर 5 दैट इज़ थ्योरी ऑफ डिमांड उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट लेसन पे जो कि है लेसन नंबर 11 दैट इज़ थ्योरी ऑफ सप्लाई। बेटा इस लेसन को चूज़ करने के पीछे मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को सिमिलर ही लेसन जो है वो अभी मैं ले करके चलूँ। This is our lecture number 20 students. Today we are going to start a new lesson number 11 theory of supply। जैसा मैंने बताया तो चलिए शुरू करते हैं with the very first word that is supply। It refers to the schedule or a table showing various quantities of a commodity that the producers are willing to sell at a different possible prices of the commodity at a point of a time। जब मैंने आपको lesson number 1 बताया था students, उस वक्त मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। हमारे लिए दो प्रॉब्लम्स होती है सेंटर प्रॉब्लम्स में, एक होती है प्रोड्यूसर्स की प्रॉब्लम, एक होती है कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम। रिमेंबर, सो कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को दैट इज डिमांड, उसको हमने स्टडी कर लिया इन आवर लेसन नंबर 5। अब बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स की प्रॉब्लम दैट इज थ्योरी ऑफ सप्लाई, उसको हम आज के लेसन्स में स्टार्ट करने वाले हैं। थ्योरी ऑफ सप्लाई, तो सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई का मतलब होता है कि कोई भी प्रोड्यूसर, जो भी प्रोड्यूसर है वो कितनी कमोडिटीज़ को विलिंग है सेल करने के लिए एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, जो भी प्राइसेस उसे ऑफर किए जाते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास में एक बाइक है, यू ओन अ बाइक, और उस एक बाइक को आप सेल करना चाहते हो एंड यू वांटेड टू सेल इट एट द प्राइस ऑफ 90,000। आई आस्क फॉर 70,000, यू आर नॉट रेडी टू सेल इट। लेकिन अगर वहीं मैं आपसे कहूँ कि आप 85 पर सेल करो तो आप शायद रेडी हो जाएंगे। तो 85,000 इज द प्राइस जिसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए विलिंग है। यही चीज़ जो है वो आपकी सप्लाई कहलाती है। यानी सप्लाई का मतलब है कितनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ आप किसी प्रोडक्ट की। अब यहाँ तो आप एक इंडिविजुअल कस्टमर है, जो इंडिविजुअल सप्लायर हैं जिसके पास में सिर्फ एक ही कमोडिटी है, लेकिन सप्लायर्स या प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जिनके पास थाउजेंड्स ऑफ कमोडिटीज़ एट द सेम टाइम होती है, और वो उन्हीं कमोडिटीज़ को विलिंग होते हैं सेल करने के लिए एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। और वो पॉसिबल टाइम और वो पॉइंट ऑफ अ टाइम में आपका जो प्राइस जो भी होगा उससे इफेक्ट होकर के वो कितनी कमोडिटीज़ को आपको मार्केट में सप्लाई देते हैं उसे हम कहेंगे सप्लाई। मार्केट में अपनी कमोडिटीज़ को फ्री फ्लो कर देना उसे कहेंगे हम सप्लाई। जैसे सपोज कीजिए कि मैगी है, मैगी का प्राइस अगर 15 रुपीज़ हो जाता है तो सप्लायर कहेगा कि मैं और भी ज़्यादा कमोडिटी सप्लाई करने को रेडी हूँ। लेकिन अगर हम कहें कि 5 रुपीज़ कर दो प्राइस, तो 5 रुपीज़ के अंदर वो कहेंगे कि मेरी तो कॉस्ट ही बियर नहीं होगी, मैं अपनी कॉस्ट से भी नेगोशिएट हो जाऊँगा, तो मैं सप्लाई नहीं करूँगा। सो दिस इज व्हाट सप्लाई इज। ओके, सो इस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको एक डिफरेंसेस के पॉइंट दिए हैं, सप्लाई एंड स्टॉक। स्टॉक कंप्लीटली एक अलग टॉपिक है जो कि आपको अकाउंट्स के अंदर आपके सर ने बेटा समझाया होगा। स्टॉक का मतलब क्या है एंड सप्लाई का मतलब क्या है, इन दोनों के डिफरेंस के अंदर आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, सप्लाई का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर रेडी कितना रेडी है एक प्रोड्यूसर अपनी पॉसिबिलिटीज़ को, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए एट अ प्राइस, किसी एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर। जैसे सपोज करो 10 रुपीज़ का प्राइस है, मैं इसी पेन को सेल करने के लिए कितनी यूनिट सेल करने के लिए रेडी हूँ एट अ प्राइस ऑफ 10। ये पेन की मुझे कॉस्ट पड़ रही है 6 रुपीज़, तो मैं इसे आराम से 10 रुपीज़ के अंदर सेल कर सकती हूँ। बट कितनी यूनिट सेल करूँगी? मैं 100 यूनिट्स तक सेल करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन वहीं अगर मेरे प्रोडक्ट का प्राइस मैं 12 रुपीज़ कर दूँ तो ये 100 रुपीज़ के इंस्टेड में आप 150 यूनिट सेल करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे 2 रुपीज़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड सप्लाई। स्टॉक का क्या मतलब होता है? स्टॉक का मतलब होता है टोटल क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की किसी प्रोड्यूसर के पास कितनी अवेलेबल है आज के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वो कितनी यूनिट्स की करता है, उसे हम कहते हैं स्टॉक, जो कि आपके अकाउंट से रिलेट करता है। नेक्स्ट एक पॉइंट लिया दैट इज सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ये फ्लो करने वाला कॉन्सेप्ट है, मेजर्ड एट पर यूनिट ऑफ पीरियड ऑफ अ टाइम, यानी कि किसी टाइम पीरियड के अंदर पर यूनिट हम कितनी सप्लाई करते हैं, ये वो चीज़ है। फ्लो कॉन्सेप्ट है, यानी जितनी ज़्यादा आप प्राइस को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपकी कमोडिटीज़ जो है उतनी ही ज़्यादा सप्लाई होगी। जितना ज़्यादा आप प्राइस को डिक्रीज़ करेंगे उतनी ही कमोडिटीज़ जो है आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। जितना ज़्यादा प्राइस इलेबोरेट करोगे, आप प्राइस को स्ट्रेच करोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी कमोडिटीज़ भी सप्लाई होंगी। नेक्स्ट ऑन द कॉन्ट्ररी साइड ये फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन येस पॉइंट ऑफ अ टाइम में मेजर किया जाता है। जैसे आप लोगों को अकाउंट्स में बताया होगा सर ने, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल खरीदा, फिर परचेज किया, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग किया, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके स्टॉक के हैं। लेकिन ये पॉइंट ऑफ अ टाइम में तो होते हैं, लेकिन फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हर दिन का अपना अपना कॉन्सेप्ट तो होता है, लेकिन वो पॉइंट ऑफ अ टाइम यानी कि किसी पर्टिकुलर प्राइस के साथ में इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट है।
सेम वेज लास्ट आपका डिफरेंस है दैट इज सप्लाई जो है रिलेटेड टू द प्राइस होता है, जबकि ये जो है इन्वेंट्री से रिलेटेड है, फर्म के अंदर कितनी इन्वेंट्री है उसके हिसाब से ये इफेक्ट होता है, इसका प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता है। Before we move further to our supply schedule, let me tell you what quantity supplied and supply means. Supply और quantity supply में भी बेटा डिफरेंस है। सप्लाई का मतलब होता है द होल प्रोसेस, जैसे 10 रुपीज़ पे आपने क्या सप्लाई किया, 15 रुपीज़ पे आपने क्या सप्लाई किया, 20 रुपीज़ पे आपने क्या सप्लाई किया, वो सारी चीज़ें। एंड क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब होता है सिर्फ एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आप कितनी सप्लाई कर रहे हो। जब 10 रुपीज़ प्राइस था तो मैं 100 यूनिट सेल करने के लिए रेडी थी। जब 15 रुपीज़ प्राइस हुआ तो मैं 120 यूनिट सेल करने के लिए रेडी हुई। जब 20 रुपीज़ प्राइस हुआ तो मैं 140 यूनिट सेल करने के लिए रेडी हुई। तो ये जो 10 रुपीज़ के ऊपर 100 यूनिट सेल कर रही हूँ ना, ये मेरी क्वांटिटी सप्लाइड है, यानी एक प्राइस के ऊपर कितनी क्वांटिटी में सप्लाई करती हूँ, और अलग अलग प्राइसेस के ऊपर मैं कितनी क्वांटिटी सप्लाई करती हूँ वो मेरा हो जाएगा सप्लाई। बाकी क्वांटिटी सप्लाइड सिर्फ एक प्राइस के ऊपर मैं कितनी क्वांटिटीज को सप्लाई करती हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स? अगले टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल का मतलब जैसे कि मैंने आपको डिमांड शेड्यूल बताया था स्टूडेंट, सेम वेज इट इज़ अ टेबल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड एट सेल एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर हम कितनी कमोडिटीज़ को ऑफर करने के लिए रेडी हैं उसे कहेंगे हम हमारा सप्लाई शेड्यूल। यानी कि इसमें भी दो वेराइटीज़ हैं, जैसे सेम डिमांड में थे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जैसा कि डिमांड में था कि एक कंज्यूमर के बारे में बताता था, ऐसे इंडिविजुअल सप्लाई सिर्फ एक प्रोड्यूसर के बारे में बताता है या एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में बताता है जो कि मार्केट में एग्जिस्टिंग है, उसकी सप्लाई शेड्यूल को हम स्टडी करेंगे इसमें। जबकि मार्केट सप्लाई शेड्यूल में हम क्या स्टडी करेंगे, मार्केट सप्लाई शेड्यूल में हम दो या दो से ज़्यादा फर्म्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाले मार्केट के सप्लाई के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं पहले इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जैसा मैंने बताया कि एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कितने प्राइसेस के ऊपर अपनी कितनी सप्लाई करता है उससे रिलेटेड है। सो एक साइड में सेम वेज मैंने आपका प्राइस ले लिया है, सेम वेज अदर साइड में मैंने लिया आपका क्वांटिटी सप्लाइड। सेम प्रोडक्ट एक्स मैंने आपका माना है, प्राइसेस 5, 10, 15 एंड 20, ये सारे हमारे नंबर ऑफ प्राइसेस हैं इन द टर्म्स ऑफ रुपीज़। ये सारी हमारी क्वांटिटीज़ हैं इन द टर्म्स ऑफ यूनिट। मैंने 5 रुपीज़ के ऊपर 0 यूनिट सप्लाई की, मैंने 10 यूनिट्स के ऊपर 10 यूनिट सप्लाई की, 15 रुपीज़ के अंदर मैंने 20 यूनिट सप्लाई की एंड 20 रुपीज़ के अंदर मैंने 30 यूनिट सप्लाई की। बेटा इस चीज़ से आपने क्या समझा? पहली चीज़ तो आपने ये देखी कि जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ रहा है ना, जैसे डिमांड के फंक्शन में क्या हो रहा था, प्राइस बढ़ रहा था तो मेरी डिमांड क्या हो रही थी, घट रही थी। लेकिन इसके केस में आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी विलिंगनेस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। वैसे वैसे मेरी डिमांड्स, मेरी जो सप्लाई है वो भी मैं बढ़ा रही हूँ। क्यों बढ़ा रही हूँ? क्योंकि मेरा इसमें प्रॉफिट भी तो इंक्रीज हो रहा है। सपोज कीजिए कि आपके पास में एक प्रोडक्ट है जिसको आप 10 रुपीज़ में सेल करने के लिए विलिंग है, लेकिन अगर कोई 12 रुपये में खरीदने को आए तो सेल कर देंगे ना। लेकिन अगर वहीं 10 रुपीज़ में सेल करने के लिए विलिंग है, 8 रुपीज़ में कोई खरीदने को आए तो सोचेंगे कि क्या मैं बेचूं या नहीं बेचूं। सेम वेज यही चीज़ प्रोड्यूसर्स के साथ होती है। प्रोड्यूसर को जब अपना प्रॉफिट मोटो दिखता है वो उतनी ही ज़्यादा यूनिट्स सेल करते हैं। जैसा कि मैंने कंज्यूमर्स में बताया था, कंज्यूमर मिनिमम प्राइस पे करके मैक्सिमम कमोडिटीज़ खरीदना चाहता है, जबकि प्रोड्यूसर क्या चाहता है, प्रोड्यूसर चाहता है कि मैक्सिमम प्राइस में चार्ज करके मिनिमम क्वान्टिटीज़ को मैं सप्लाई करूँ। तो वही एक चीज़ आ गई। अब ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है उसी से मैंने सप्लाई का कर्व भी बना लिया है। देखते हैं, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लाई शेड्यूल। जो कि आपने सप्लाई का शेड्यूल बनाया है टैबुलर फॉर्म में, उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सप्लाई कर्व कहलाता है। इसमें वेरियस कमोडिटीज़ और प्राइस के ऊपर ऑफर किए गए कॉम्बिनेशंस होते हैं। ओके देखिए, वेरी फर्स्ट 5 रुपये का जब प्राइस था तो 0 कमोडिटी, यहाँ मेरा पॉइंट ए बना। 10 रुपये का जब प्राइस हुआ तो 10 कमोडिटीज़, पॉइंट बी बना। 15 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर 20 कमोडिटीज़, पॉइंट सी बना। 20 रुपीज़ के प्राइस के अंदर 30 क्वांटिटी, पॉइंट डी बना। इन सब को ज्वाइन किया तो आपका ऊपर की तरफ में सप्लाई कर्व ये बन गया। दिस इज एस योर सप्लाई कर्व। सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि डिमांड कर्व ऐसा था, सप्लाई कर्व ऐसा है, क्यों? सी दिस इज अ सिचुएशन जहाँ पर हम जा करके क्या कहते हैं कि कंज्यूमर चाहता है कि मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम कमोडिटीज़ मिले, इसीलिए क्वांटिटी तो इधर ही है, प्राइस इधर ही है। प्राइस गिरता जाएगा, कमोडिटीज़ खरीदते जाएंगे।
लेकिन सप्लायर क्या कहता है, सप्लायर कहता है जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे मैं ही क्वांटिटी सप्लाई करूंगा। तो यही तो एक बार्गेनिंग का सिस्टम होता है। आप सेल करना चाहते हो किसी प्रोडक्ट को, जैसे मैंने शुरू में बताया 90,000 में आप किसी बाइक को सेल करना चाहते हो, मैं 70,000 में खरीदना चाहती हूँ, बात नहीं बनेगी। मैंने कहा कि मैं 75 पे करती हूँ, आपने कहा चलो 85 करते हैं, मैंने कहा 80, आपने भी कहा 80, तो 80 जो पॉइंट है दैट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अटेन करने के लिए ही हमारे दोनों जो कर्व्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। आपका सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन होता है, जबकि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अगले टॉपिक पे देख लेते हैं, दैट इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल में सेम वेज मैंने प्राइस लिया है, क्वांटिटीज फर्म ए की, फर्म बी की ली, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैंने अटेन कर लिया अपना मार्केट की सप्लाई, जो कि मेरी ये सारी हैं, और इन्हीं को मैंने ग्राफ में प्लॉट कर दिया। जैसा मेरा एक कर्व था, इसी कर्व के अंदर दूसरे वाले प्रोड्यूसर की यूनिट्स को भी ऐड करके मैंने अपना मार्केट का सप्लाई कर्व ले लिया। 5 रुपीज़ के प्राइस के अंदर मेरी 0 कमोडिटीज़ थी, तो मेरा पॉइंट हुआ ए। 10 रुपीज़ के प्राइस के अंदर मेरी कमोडिटीज़ आई 15, मेरा पॉइंट अटेन हुआ बी। 15 रुपीज़ के प्राइस के अंदर मेरी कमोडिटीज़ 30 हैं, तो मेरा पॉइंट अलॉट हुआ सी। अब मेरे 20 रुपीज़ की कमोडिटी के अंदर मेरे पास में 45 यूनिट्स क्वांटिटी मैं सप्लाई कर रही हूँ, दिस इज पॉइंट नंबर डी। तो इसी तरीके से सेम वेज आपका एसएस सप्लाई कर्व फॉर द मार्केट आपका अटेन हो गया है। मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जो मार्केट का सप्लाई शेड्यूल है उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इट इज़ अ सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्री एज अ होल। पूरी की पूरी इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व ये शो करता है, यानी एक फर्म का नहीं, दो फर्म का नहीं, बहुत सारी नंबर ऑफ फर्म्स को मिला करके जो एक सप्लाई शेड्यूल हम शो करते हैं, ये पूरी की पूरी सप्लाई शेड्यूल का, या यूं कहें मार्केट की सप्लाई शेड्यूल का ही कर्व कहलाता है। एक छोटा सा टॉपिक हम आज के लेक्चर में और ऐड कर रहे हैं, दैट इज स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, जो कि है आपका, जिसे हमने एसएस के नाम से इंडिकेट किया है स्टूडेंट्स। ये शो करता है कि आपका जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड मूवमेंट होता है, वो भी राइटवर्ड साइड में, राइट हैंड की साइड में अपवर्ड तरफ की लिफ्टिंग दिखाता है। क्यों दिखाता है ये? क्योंकि हम इसमें शो करते हैं कि हमारा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या है, एक पॉजिटिव रिलेशन है। यानी कि जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या कर रहे हो, आप इंक्रीज कर रहे हो। ऑन द कॉन्ट्ररी साइड, डिमांड के फंक्शन में क्या था कि आपका प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज होती थी। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव रिलेशन को शो करता था। जबकि यहाँ सप्लाई कर्व में हम देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या करते हैं, आप इंक्रीज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उससे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट्स आने के चांसेस होते हैं, इसीलिए इसका अपवर्ड मूवमेंट होता है इंस्टेड ऑफ डाउनवर्ड। डिमांड कर्व का आपका डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, जबकि सप्लाई कर्व का आपका अपवर्ड मूवमेंट होता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सो ये छोटा सा एक टॉपिक और था, दैट इज स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व को हम एस्टिमेट कैसे करते हैं? चेंज इन पी ओवर चेंज इन क्यू, यानी प्राइस में जैसे जैसे चेंज होता है उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी में कितना कितना चेंज होता है। देखो मैंने प्राइस में दिखाया आपको 5 रुपीज़ का चेंज हुआ, उसकी वजह से क्वांटिटी में 10 यूनिट्स का चेंज हुआ। फिर से प्राइस में 5 रुपीज़ का चेंज हुआ और क्वांटिटी में अगेन मैंने देखा कि 10 रुपीज़ का चेंज हुआ। प्राइस में फिर से 5 रुपीज़ का चेंज हुआ, क्वांटिटी में अगेन 10 रुपीज़ का चेंज हुआ। यहाँ देखिए 5 यूनिट्स का चेंज हुआ, फिर से 5 यूनिट्स का चेंज हुआ, फिर से 5 यूनिट्स का चेंज हुआ। यानी प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है सेम वेज आपका क्वांटिटी भी उतनी ही अमाउंट में बढ़ रहा है। कॉन्स्टेंट इफेक्ट जिसे आप कहते हैं, कॉन्स्टेंट रेट्स के ऊपर आपकी जो सप्लाई है वो प्राइस के साथ रिलेट हो रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? दैट्स इट फॉर द डे स्टूडेंट्स। तो आज हमने कवर किया मार्केट का सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल का सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल का सप्लाई कर्व, एज वेल एज सप्लाई क्या होती है, क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है, ये सारी चीज़ें। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।